डिस्कशन शुरू करते हैं आज 14 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का, जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स को क्लार्क की नज़र से, एलिट की नज़र से, जुडिशरी की नज़र से देखेंगे और मार्क करते चलेंगे कि क्या क्या चीज़ है आज के न्यूज़पेपर में जो हमारे लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट होती है। एज वी ऑल नो दैट करंट अफेयर्स अपने आप में एक मेजर चंक बनाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंड जनरली आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। सो आइए आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। राइट अवे सबसे पहले जो आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स आज की न्यूज़ रेलेवेंट हो जाती है, दिस इज, आप लोग को मालूम ही है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग पढ़ते चल रहे हैं रिगार्डिंग द ईरान वॉर, और रादर यूएस इजराइल एंड ईरान वॉर। सो इस वॉर की वजह से हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे डिस्कशन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर समुद्र की लोकेशन का, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसको आप लोग मेरी कल की क्लास में बच्चों देखोगे, उससे पहले की क्लास में देखोगे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप लोग को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इट इज नैरो वाटर बॉडी जो कि पर्शियन गल्फ को जोड़ता है, लेकर जाता है टुवर्ड्स अरेबियन सी। एंड ये वो पर्टिकुलर जगह है जहां पे सारे गल्फ कंट्रीज, गल्फ मतलब पर्शियन गल्फ से लगे हुए कंट्रीज, विच इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज जो कि काफी फेमस मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, आई एम श्योर आप सबने इनके नाम सुन रखे हैं, उनके पास ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है। और सारा जो ऑयल या जो सारा गैस के शिप्स जो निकलते हैं वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं, इन सारे देशों से। सो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द ऑयल मार्केट इंटरनेशनली। अब इसी पर्टिकुलर एरिया से इंडिया में भी फ्यूल वाले शिप्स आते हैं, इंडिया में भी ऑयल के शिप्स आते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि ये वॉर जो अभी कुछ ही दिन पहले शुरू हुई है, इस वॉर की वजह से आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है, एटलीस्ट मीडिया और सोशल मीडिया पे तो यही देखने को मिल रहा है कि दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं, इन द सेंस के एलपीजी की कमी या सीएनजी की कमी फील करी जा रही है। तो उसके पीछे रीजन कई बार ये भी बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि भाई होर्डिंग करी जा रही है, लोग इसको जबरदस्ती अपने पास एक्स्ट्रा रख ले रहे हैं, नीड नहीं है तब भी जमा कर ले रहे हैं और महंगे दामों पे बेच रहे हैं। सो ये जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है, ये काफी हद तक आज की डेट में ईरान कंट्रोल कर रहा है इस पानी के इलाके को, और इंडिया जितने शिप्स आते हैं वो यहीं से निकलते हैं। नाउ दिस वाज द बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया। ईरान एंड इंडिया का जनरली ना एक पुराना अच्छा नाता रहा है। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स ओवर द इयर्स। एंड इंडिया अपने ऑयल एंड गैस की जो नीड्स है उसको ईरान से काफी टाइम से लेता रहा है। सो अब हम लोगों ने इस वॉर में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बाकी देश, अब इंडिया तो पार्ट है नहीं ईरान की इस पर्टिकुलर वॉर का, और इंडिया एंड ईरान हैव बीन ऑन गुड टर्म्स। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो इंडिया इज ऑन दीज डेज, in these days India is on good terms with Israel as well as Iran as well as United States। तो जितने अलग अलग पार्टीज टू दिस पर्टिकुलर इवेंट हैं, इंडिया ऑलमोस्ट सबसे अच्छे टर्म्स पर है। नाउ ये न्यूज हमसे क्या कहती है, विल ट्राई आवर बेस्ट ईरान एनवॉय ऑन सेफ पैसेज फॉर इंडिया बाउंड फ्यूल शिप्स। तो इंडिया ने ये कोशिश करी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात भी करी थी। अगर आप लोग देखेंगे मैंने आप लोगों को कल परसों के भी पेपर में ये चीज मार्क कराई थी कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियां जी, और मैंने आपको बोला था ये नेम्स रेलेवेंट है आप लोग के लिए बच्चों, इनसे बात करी थी, सिंपैथाइज भी करा था, ये बताने की कोशिश करी थी कि जो ईरान में सिविलियंस की डेथ हो रही है, इंडिया उस पर्टिकुलर चीज में दुख मनाता है, इंडिया को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि इस वॉर के बावजूद ईरान जो बाकी शिप्स को नहीं गुजरने दे रहा है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, एटलीस्ट इंडिया के लिए जो उस पर्टिकुलर इलाके से शिप्स आ रहे हैं, ऑयल के शिप्स आ रहे हैं, फ्यूल के शिप्स आ रहे हैं, उनको आने दिया जाए। ये उसी से रिलेटेड न्यूज है जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एनवॉय ने ये चीज बोली है कि हाँ हम इसको आने देंगे। सो ये पर्टिकुलर पहला आपके लिए न्यूज हो जाता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आई वुडंट से ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है, बट काम का है। क्या हमारे लिए मोहम्मद फतहली जो कि इंडिया में ईरान के एनवॉय हैं, एनवॉय को आप एम्बेसडर टाइप समझ सकते हो, एंड अब्दुल मजीद हकीम इलाही सुप्रीम लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव, क्या इनमें से किसी के नाम हमारे लिए रेलेवेंट हैं एग्जाम की नजर से? आई वुड से नो।
सो एग्जाम की नजर से किसका नाम रेलेवेंट है? मुज्तबा खमीनी जी का, जो इस समय सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, एंड पेजिशकियां, मसूद पेजिशकियां जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं। सो ये नेम्स अपने लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। आइए बच्चों, हम लोग दूसरी न्यूज पे चलते हैं। एंड हमेशा याद रखो, मैं आप लोगों को ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, हर क्लास में पॉइंट आउट करता हूँ, दैट यू डू नॉट हैव टू गो टू मच इनटू द डेप्थ ऑफ एनी टॉपिक, चाहे हम क्लैट का एम कर रहे हो, चाहे हम आईलेट का एम कर रहे हो। इफ यू आर गोइंग टू मच इनटू डेप्थ ऑफ एनी टॉपिक, तो हम अपने लिए कहीं ना कहीं एक्चुअली काम बढ़ा रहे हैं। वी डू नॉट नीड टू डू दैट। यस, जो हमारे से सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल अपने आप में, आईलेट में स्पेशली एंड क्लैट में भी, वो करंट अफेयर्स के बड़े वेरिड होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के टॉपिक्स को टच करते हैं। बट डू वी नीड टू गो टू मच इनटू द डेप्थ? डोंट डू दैट, यू विल ओनली बी अननेसेसरली एडिंग ऑन, पाइलिंग ऑन प्रेशर ऑन योरसेल्फ। वो नहीं करना है बच्चे आप लोगों को। सो नेक्स्ट न्यूज क्या है? धर्म स्वतंत्रता बिल 2026। अब याद रखो, ये बिल है। फॉर दोज ऑफ यू जिन लोगों को मालूम हो, बिल तब होता है जब लेजिस्लेचर में, विधानसभा में या पार्लियामेंट में, लोकसभा में किसी पर्टिकुलर कानून बनने से पहले विधेयक लाया जाता है। अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूं, आप समझ लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट को लाया गया है जिसमें जब वोटिंग हो जाएगी तो वो एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने का क्या मतलब होता है? एक्ट बनने का मतलब होता है इट इज अ लॉ नाउ, अब वो लागू करा जा सकता है। सो बिल की शेप में क्या कोई चीज लागू करी जा सकती है? नो। जब कोई चीज बिल होता है तो वो लागू नहीं करा जा सकता, पर बिल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग एन एक्ट। सो वो पर्टिकुलर चीज हमारे के लिए रेलेवेंट हो जाती है, आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो जाती है, आप लोगों को इनको फॉलो करना चाहिए। अब ये मैं क्या आपको मार्क करा रहा हूं? अनलॉफुल कन्वर्जन। देखिए, भारत में पिछले काफी टाइम से हम लोग को देखने को मिल जा रहा है, एक टॉपिक चल रहा है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना जेन्युइन केसेस हैं, कितने नहीं है, इस पे मैं कोई टिप्पणी डायरेक्टली नहीं करूंगा, आई वुडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट एक टर्म बड़ी चलती है जिसको कहते हैं लव जिहाद, जहां पे कई बार बोला जाता है कि गलत तरीके से बेवकूफ बना के, बरगला के, झूठ बोल के, धमका के, लालच दे के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। तो यहां पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का धर्म बदलने का जो राइट है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 25 के तहत, वो राइट तो सही है, बट अगर उसको गलत तरीके से करा जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा कानून के द्वारा, और उस पर सजा दी जाएगी। सो आपके लिए क्लियरली ये याद रखना है कि एक तो ये कानून अलग अलग प्रदेशों में बनाए जा रहे हैं, बट ये कानून क्यों रेलेवेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट मार्क करो, कानून का नाम और ये पॉइंट बस मार्क कर लीजिए आप लोग। महाराष्ट्र बिल ऑन अनलॉफुल कन्वर्जन, मदर्स फर्स्ट रिलीजन फॉर चाइल्ड आउट ऑफ वेडलॉक। तो पहली चीज तो ये देखिए, अभी ना द सोसाइटी इज चेंजिंग, समाज बदल रहा है, तो अब देर आर इंस्टेंसेस जहां पे आउट ऑफ वेडलॉक, बिना मैरिज के भी बेबीज बोर्न होते हैं। दो इंडिया में वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बट अब धीरे धीरे इस तरीके के इंसिडेंसेस हो रहे हैं। सो अगर बेबी बोर्न हुआ है विदाउट मैरिज के या विदाउट लीगल वेडिंग के, तो वो बच्चे का धर्म क्या माना जाएगा? तो महाराष्ट्र में कानून लाया जा रहा है कि बच्चे का धर्म वो होगा जो मदर का धर्म होगा। ये एक तरीके से जो अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए बोला जाता है कि भाई कई बार लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है शादी के बाद, या बरगला के, झूठ बोल के, लालच दे के, तो वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तो रोकने की कोशिश करी ही जा रही है। साथ ही साथ ये कानून ये भी कर रहा है कि अगर आउट ऑफ वेडलॉक कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो भी जो रिलीजन माना जाएगा वो रिलीजन मदर का रिलीजन होगा, ना कि फादर का रिलीजन। सो रेलेवेंट न्यूज फॉर अस, मार्क करके रखिए इसको बच्चे। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये हम लोग को, मैं कल पूरा डेप्थ में टॉपिक डिस्कस कर चुका, मैं फिर से इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, पर जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी को इम्पीच करने के लिए, इनको हटाने के लिए कोशिश करी जा रही है बाय द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में अगर मैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बोलूं तो हमको देखने को मिल जाता है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो वैसे नहीं काम कर रहे हैं जिनको उनको जैसे उनको संवैधानिक तौर पे करना चाहिए, द वे ही इज सपोज्ड टू वर्क, कि भाई आपका काम है फ्री एंड पार्टिसन, फ्री एंड नॉन पार्टिसन इलेक्शंस करवाना पूरे इंडिया में। सो ऑपोजिशन ये इल्जाम उन पे लगा रहा है कि भाई वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, या वो किसी एक
पॉलिटिकल पार्टी के लिए थोड़ा सा झुकाव रख रहे हैं। कितना सच है कितना झूठ है ये तो वक्त ही बता सकता है, या कोर्ट्स डिसाइड कर सकते हैं। मे बी इम्पीचमेंट प्रोसेस के बाद, पूरी प्रोसेस के बाद हमको क्लैरिटी आएगी। बट अभी के लिए आप लोग के लिए क्या रिलेवेंट है कि कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, नेम क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और क्या प्रोसेस उनके खिलाफ करी जा रही है। दैट्स अबाउट इट स्टूडेंट्स। उससे ज्यादा डेप्थ में भी हमारे से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन हो जाता है वो रेलेवेंट हो जाता है। आर्टिकल 324 में रिमूवल से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी रेड विद आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स के डेप्थ में अभी मैं नहीं जा रहा हूं आप लोगों के साथ, एंड आई डू नॉट इवन थिंक अभी आप लोग को बहुत नीड है उसकी डेप्थ में जाने की। बट आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की हम लोगों से बात करता है, और 124 हमारे से बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाए। अब ये बेसिकली क्यों दो आर्टिकल्स है भाई, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर बात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज का क्यों मार्क करवा रहे हो। उसका कारण ये है बच्चे, दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए वो सेम प्रोसेस को फॉलो करा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव करने के लिए प्रोसेस करी जाएगी। दैट इज द रीजन कि हमको ये दोनों आर्टिकल साथ में पढ़ने पड़ते हैं। अलग से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमको डेप्थ में बताता है। वी हैव टू रेफर टू द प्रोसेस विच इज फॉलोड और विच इज सपोज टू बी फॉलोड फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। इसलिए ये पर्टिकुलर रेलेवेंट टॉपिक होता है। चलो जी आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। These are all advertisements, not very relevant for us। हमको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इन सारे टॉपिक्स पे। let's skip these topics। देखो ये हमेशा याद रखना, ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर में हर चीज़ एवरीडे हमारे लिए रेलेवेंट हो, और हम 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, आप 4 वीडियोस देखते रहो करने के लिए। ये सब बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप ऐसे करते हैं यू विल ओनली बी वेस्टिंग योर टाइम, यू विल ओनली बी किलिंग योर टाइम। आई वुडंट एडवाइज यू टू डू दैट। सो वो मत करिए। हर दिन के न्यूज़पेपर में जो अपने लिए ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, आप देखो मैं स्किप करता चला जा रहा हूँ, बिकॉज दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वंस फॉर अस व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशंस। सो वी विल नॉट गो इनटू टू मच इनटू द डेप्थ। चलो जी यहाँ पे एक टॉपिक अपने लिए रेलेवेंट मिलता है हमारे को। लेट्स कम टू दैट। El Nino likely to emerge post-July, says international weather models. The development of El Nino in the second half of 2026 is becoming increasingly likely, says global climate models. The US-based agency National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) confirmed this in its latest El Nino Southern Oscillation or ENSO bulletin. Next इसमें मार्क कर लेते हैं, El Nino and La Nina are two opposite phases of ENSO, an important global ocean atmospheric phenomenon that induces global weather. ENSO has 3 phases: El Nina, which is warm, neutral, and La Nina, which is cool. If El Nino develops post-July, it will coincide with peak of India's southwest monsoon season, which falls between June and September. अब अगर मैं आप लोगों से आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँ बच्चे, जो आप लोग के लिए रेलेवेंट हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए ये रेलेवेंट हो जाता है कि एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है। सो एल नीनो और ला नीना अपने आप में ये वेदर फिनोमेनन हमको देखने को मिलते हैं, और ये पैसिफिक ओशन में होते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। पैसिफिक ओशन में कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है जिससे विंड पे और करंट्स पे इम्पैक्ट आता है। उसके बहुत डेप्थ में अपने को नहीं जाना है, बट मैं आप लोग को ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विंड्स पे और करंट्स पे इफेक्ट आता है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से, जिसकी वजह से इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इस तरीके के देशों में बारिश कम या बारिश ज्यादा होती है। अब यहाँ पे इसको ओवरऑल बोला जाता है एनसो। ये प्लीज आप लोग मार्क करके रखना, आप लोग के लिए रेलेवेंट होता है। इसको बोला जाता है एनसो। अब एनसो अपने आप में क्या हो जाता है, एनसो इज, यहाँ पे देखना ध्यान से, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये इसका पूरा नाम है। एल नीनो जब होता है तो बारिश इंडिया में कंपैरेटिवली कम होती है, और जब ला नीना होता है तो इंडिया में कंपैरेटिवली बारिश अच्छी होती है। ये फिनोमेनन अगर तो पैसिफिक ओशन में करते हैं इंडिया से काफी दूर,
पर उसका इम्पैक्ट इंडिया तक में आ जाता है। तो आपके लिए डेफिनेटली रेलेवेंट है। एल नीनो से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आता है, ला नीना से क्या इम्पैक्ट आता है, इसका ओवरऑल नाम क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो अभी के लिए अपने लिए क्या रेलेवेंट है इस न्यूज़ में कि भाई इंटरनेशनल जो मॉडल्स हैं जो इस साल के बनाए जा रहे हैं 2026 के, पहले से बना लिए जाते हैं कि प्रिडिक्ट करा जाता है कि क्या होने के चांसेस आगे आने वाले टाइम में, उसके हिसाब से इस साल इंडिया में एल नीनो का इम्पैक्ट आना चाहिए। अब अगर एल नीनो का इम्पैक्ट आता है तो याद रखिएगा बारिश कम होगी, मॉनसून वुड बी कंपैरेटिवली वीकर, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया बिकॉज एग्रीकल्चर काफी हद तक आज भी इंडिया का डिपेंड करता है रेंज पर, और फिर गर्मी का भी इम्पैक्ट ज्यादा तेज होता है। चलो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगेन ये जो नेक्स्ट पेज पे हमारे लिए चल रहे हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ बच्चे, ये मैं बार बार पेपर में आता रहता है, मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ। नॉट गोइंग टू मच इनटू द डेप्थ, हमारे को बहुत नीड नहीं है इसकी, बट प्लीज वेन एवर यू गेट टाइम प्लीज ट्राई टू रीड व्हाट इज जल जीवन मिशन। अब आज की डेट में अगर मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश करूं तो जल जीवन मिशन का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हर घर नल योजना। ये यूनियन मिनिस्ट्री की एक योजना है, ये मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट की एक योजना आप कह सकते हैं, जिसमें बेसिकली कोशिश क्या करी जा रही है कि इंडिया के गांव गांव तक, इंडिया के रूरल एरियाज तक में कोशिश करी जाए कि टैप वाटर पहुंचाया जाए। हर घर नल योजना जो मैंने आपसे बोला, हर घर में अक्रॉस इंडिया, ज्यादातर जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उसमें जितने भी सिटीज हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में जितने गांव पड़ जाते हैं, हर जगह पे ये पहुंचाया जाए। तो इट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। अभी हम लोग ने पढ़ा था इससे रिलेटेड, 2 दिन पहले पेपर में आया था कि इसकी डिजिटल मैपिंग भी करी जाएगी। डिजिटल मैपिंग का मतलब है कि उसको एकदम डिजिटली चेक करा जाएगा कि क्या सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंडिया में। तो एटलीस्ट आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए और इसका पर्पस क्या है, ये हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, इसको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है। नौ, एक पॉलिटिकल पार्टी आप में से जो लोग थोड़ा भी साउथ इंडिया को जानते हैं, और साउथ इंडियन मान लीजिए मूवीज के अगर आप शौकीन हैं, सो शायद आप इनको जानते हो, टीवी के फाउंडर विजय। ये जो विजय हैं या जोसेफ विजय, जिनको हम लोग जानते हैं, वेरी वेरी फेमस एक्टर ऑफ तमिल मूवीज। मतलब कुछ जगहों पे तो ये भी बोला जाता है कि भाई आफ्टर रजनीकांत अगर कोई तमिल फिल्मों का सुपरस्टार है तो दैट इज विजय। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, बट लोग ये चीज कहते हैं, ह्यूज ह्यूज नेम डाउन साउथ इन तमिलनाडु। अब विजय साहब ने क्या करा है, इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करी है जिसका नाम हमारे लिए रेलेवेंट हो सकता है। एक्टर विजय लॉन्च द तमिलगा वेत्री कजगम टीवी के। अगेन जैसे मैं हर न्यूज में कहता हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बट एग्जाम के लिए अपने लिए क्या रेलेवेंट हो सकता है, टीवीके का फुल फॉर्म। विजय कौन है, एज आई मेंशन तमिल फिल्मों के एक सुपरस्टार है। इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च करी है, और अब ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। ही वांट्स टू फाइट इलेक्शन फॉर तमिलनाडु विधानसभा। विधानसभा सो तमिलनाडु विधानसभा के लिए ही वांट्स टू इंटरविल अलायंस, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आके ज्वाइन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। बट आपके लिए जो रेलेवेंट न्यूज़ है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, कि भाई सीधा सीधा आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि ये कौन है, इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, किस स्टेट को ये बिलोंग करते हैं। अब इनकी एक मूवी भी इस समय काफी फेमस है, अटकी हुई है, वो रिलीज नहीं हो पा रही है, जना नायगन। जना नायगन एक मूवी है इनकी। एंड ये तमिलनाडु का, आप लोग ये चीज समझिएगा, आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये एक्टर हैं तो ये चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, हाउ इज ही गोइंग टू फाइट इलेक्शंस। सो ये याद रखिए कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, एंड टू टू अ ह्यूज एक्सटेंट आंध्र प्रदेश की भी पॉलिटिक्स में हमको इंडिया में देखने को मिलता है दैट जो मूवी स्टार्स हैं, जो सुपर स्टार्स हैं, दे एट टाइम्स बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। जिसमें मैं आपको कुछ नाम बताऊं जो काफी फेमस नाम है। एम जी रामचंद्रन, मे बी आप लोगों ने नाम पहले ना सुने हो, बट यू शुड नो एम जी रामचंद्रन। देन एन टी रामाराव, एन टी रामाराव।
अब ये दो नाम मैं अगर आपको बताऊं तो दे वर ऑलमोस्ट लाइक गॉड्स ऑफ तमिल सिनेमा एंड तेलुगु सिनेमा, and they both went on to become chief ministers of their respective state. N.T. Ramarao was the chief minister of Andhra Pradesh and M.G. Ramachandran of Tamil Nadu. एंड अगर आज भी अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में जो हमारे को डेप्यूटी सीएम देखने को मिल जाते हैं, आप में से अगेन मे भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं पॉलिटिक्स को डाउन साउथ की, सो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जो साउथ में सीएम डेप्यूटी सीएम इस तरीके की पोस्ट हैं वो कई बार एक्टर्स के पास जाती हैं, डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर अस। सो विजय साहब को आपको फॉलो करना जरूरी है, अपने लिए काम का हो जाता है ये। चलिए लेट्स कंटिन्यू। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, आप लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। ये जजमेंट कल सुप्रीम कोर्ट में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्कस करा है, सुप्रीम कोर्ट ने रीआइटरेट करा है। आई वुडंट से कि ये अपने आप में पूरी तरीके से जजमेंट कल क्लियर हो गया है, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है जो हमारे को देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट की कल, एंड दैट इज मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव, मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल लीव कुड हर्ट वुमेन्स कैरियर, एपेक्स कोर्ट। सो आप में से जिन लोगों को आइडिया हो कि मेंस्ट्रुअल डेज जो होते हैं विमेन के, उस टाइम पर ये काफी दिनों से मांग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में भी कि फीमेल्स को लीव्स दी जानी चाहिए, बिकॉज कई बार फीमेल्स हैव टू सफर फ्रॉम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स एंड वो तबीयत कई बार खराब करता है, एंड इट्स वेरी टफ फॉर देम टू वर्क एट इन दोस डेज एट टाइम्स। दो इट इज नॉट अ कंपल्सरी रूल कि वो सारी वुमेन के साथ एक लेवल की इश्यूज उनको फेस करनी पड़े, बट बहुत को फेस करना पड़ता है, विच इज अ जेन्युइन इशू। अब जो विमेन वर्क कर रही हैं, जो किसी जगह पे जॉब कर रही हैं, जो किसी पर्टिकुलर जगह पे काम कर रही हैं, क्या उन लोगों को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑफ मिलना चाहिए कि ऑफ नहीं मिलना चाहिए, ये पर्टिकुलर इशू सुप्रीम कोर्ट में गया था ना। सुप्रीम कोर्ट का कल का एक ऑब्जर्वेशन है जो ये कहता है कि अगर आपने इस लीव को कंपलसरी कर दिया कि ये तो मिलनी ही मिलनी है, मैंडेटरी कंपलसरी कंपलसरी कर दिया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है रिक्रूटर्स, नौकरी देने वाले अवॉइड करें फीमेल्स को ज्यादा नौकरी देना, बिकॉज उनको लगेगा कि नहीं, मंथ में इतनी ऑफ तो हमको कंपलसरी देना ही देना पड़ेगा। एक्चुअली ये डिमांड करी जा रही थी, जो कोर्ट के सामने केस गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे reiterated is repeated its concern that making menstrual leave for women employees mandatory could disadvantage women as it could make employers wary of recruiting them. So basically आप मदद करना चाह रहे हैं उन महिलाओं की जो इस इन दिनों कुछ प्रॉब्लम ज्यादा फेस करती हैं, जो ज्यादा दर्द फेस करती हैं, जो मे बी क्रैम्प्स को ज्यादा फेस करती हैं। दैट इज अ गुड थिंग अगर आप वो करना चाहते हो, बट अब उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या आ सकता है, वो ये आ सकता है कि जो पर्टिकुलर लोग इस पर्टिकुलर लीव का कंपल्शन के तहत काम करेंगे, या अगर कोई रिक्रूटर को लगेगा, कोई बॉस को लगेगा कि भाई मैं अगर किसी को जॉब पे रख रहा हूँ और महिला है, विमेन है, तो मुझे तो छुट्टी देनी ही देनी पड़ेगी, इट वुड बिकम बाइंडिंग ऑन मी। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसी चीज करने से कई बार लोग कतराएंगे, दे वुड अवॉइड गिविंग जॉब्स टू विमेन। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ये हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है, आप लोगों को ये डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। काम की न्यूज हो सकती है, द डिस्कशन इज रेलेवेंट फॉर अस, फॉलो दिस पर्टिकुलर टॉपिक। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस, गो हेड, वी गो हेड। मूवीज के रिव्यूज हैं आज के पेपर में, हमारे लिए काम के नहीं है बहुत ज्यादा। चलो जी एक्सप्लेन पेज पर आ जाते हैं। अब हम लोगों को एक अगेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट देखने को मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक डिस्कशन करा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत काम का टॉपिक उठाया है, दैट इज, आप लोगों को आइडिया होगा कि इंडिया में जब रिजर्वेशन की बात होती है, इंडिया में जब रिजर्वेशन की बात होती है तो ओबीसीज
या अदर बैकवर्ड क्लास को इंडिया में रिजर्वेशन दिया जाता है। और ये रिजर्वेशन हमारे को मेजरली, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हम लोग इसको आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या सरकारी नौकरियों के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है अदर बैकवर्ड क्लास को। पहली बात तो स्टूडेंट्स प्लीज ये याद रखिएगा कि अदर बैकवर्ड क्लास होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं होता है। सेकंड थिंग, क्या अदर बैकवर्ड क्लास को स्पेसिफिकली डिफाइन करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? द आंसर इज नो। सो मेजरली जो इसका क्राइटेरिया रखा जाता है वो माना जाता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास। इनसे हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, सरकार या कानून बनाने वाले इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, कोर्ट इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है कि इस कैटेगरी के लिए कौन फिट इनफ माना जाएगा। सो अदर बैकवर्ड क्लास जो होती है, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। एक बहुत ही फेमस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है व्हिच इज कॉल्ड एज इंदिरा साहनी जजमेंट। दिस जजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज मंडल कमीशन जजमेंट, मंडल कमीशन जजमेंट। और यही है जहां से ओबीसी रिजर्वेशन की शुरुआत हम लोग इंडिया में देखते हैं। नॉट गोइंग टू मच इनटू द डेप्थ, मैंने आपको सिर्फ केस का नाम बताया है। सो इंदिरा साहनी जजमेंट में हम देखते हैं कि ओबीसी को दो कैटेगरी में डाला गया था, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। सो ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का क्या मतलब हो जाता है? अगर अगेन मैं आपने नाम आम भाषा में बोलूं, क्रीमी लेयर आर कंपैरेटिवली बेटर ऑफ, वेल टू डू अदर बैकवर्ड क्लास के लोग, एंड नॉन क्रीमी लेयर जो कंपैरेटिवली नॉट सो वेल ऑफ होते हैं। सो ये माना गया, ये बोला गया कि जो क्रीमी लेयर के हैं ओबीसी की कैटेगरी में, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और जो नॉन बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर के हैं बैकवर्ड क्लास में, उनको रिजर्वेशन की मदद मिलेगी टू हेल्प देम गो अहेड टू गेट दोज बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं और अपनी समाज में बेहतर जगह बना पाए। अब ये जो पर्टिकुलर, आई थिंक इससे आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि अभी तक बैकग्राउंड क्या था। इसमें हम आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर का हिस्सा होगा या क्रीमी लेयर का हिस्सा नहीं होगा, इसके लिए क्या करा जाए? तो इसके लिए इंदिरा साहनी जजमेंट जो मैंने आपको अभी बताया, उसी इंदिरा साहनी जजमेंट में एक डिवीजन कर दिया गया था। ये बता दिया गया था कि कुछ क्राइटेरियाज है 1 2 3 करके, अगर एंड ऑल ये क्राइटेरियाज मीट करेंगे तो आप क्रीमी लेयर का हिस्सा बनेंगे, और ये नहीं मीट करेंगे तो आप नॉन क्रीमी है। अब नॉन क्रीमी है मतलब रिजर्वेशन मिल जाएगा आपको, और क्रीमी लेयर है तो ऑब्वियसली रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। क्या दिया है भाई? लेट्स मार्क दैट। The Supreme Court on Wednesday ruled that income cannot be sole criterion to decide creamy layer among other backward classes, and settled the long pending question of equivalence between public sector undertakings and private sector employees and those in government sector. Those included in creamy layer are not entitled to OBC reservation benefits. पहली चीज तो सिंपल है, जो लोग क्रीमी लेयर में हैं उनको तो मिलना ही नहीं है। पर दूसरी चीज, क्लियरली कोर्ट ने ये चीज बोली है कि सिर्फ आपके पेरेंट की अर्निंग कितनी है। भाई आज की डेट में आप लोग तो अर्न करते नहीं हो, आप लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, तो पेरेंट्स की जो अर्निंग होती है उसी के हिसाब से आपका एक इकोनॉमिक लाइफस्टाइल बनता है, एक स्टेटस बनता है। सो जनरली तो आदमी ये मानता है कि भाई जो बच्चा होगा, अगर उसके पेरेंट्स जो अर्न कर रहे हैं या नहीं अर्न कर रहे, कितना अर्न कर रहे हैं, उसी से सारे डिसीजंस होंगे। पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ पेरेंट्स की अर्निंग विल नॉट बी द सोल क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया हो सकता है पर सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। सो इसके अलावा भी और चीजों को देखना पड़ जाएगा, कहाँ नौकरी करते हैं, कितनी जमीन है, वगैरह वगैरह, ऐसे कई सारे और क्राइटेरियाज हैं। उनको ध्यान रखते हुए ही ये फैसला लिया जाएगा कि कोई व्यक्ति बैकवर्ड क्लास में क्रीमी लेयर में है या क्रीमी लेयर में नहीं है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि भाई क्रीमी लेयर में हो तो आपको मदद नहीं मिलेगी रिजर्वेशन की, और नॉन क्रीमी लेयर में हो तो मदद मिलेगी। अब ये स्टूडेंट्स डेफिनेटली हमारे लिए बहुत काम का टॉपिक हो जाता है। आप लोगों को इसको मार्क करना चाहिए, आप लोगों को इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए टॉपिक को। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नॉट वेरी रेलेवेंट अगेन, मैं आप लोगों को ये चीज
पॉइंट आउट कर चुका हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हर ही क्लास में हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। ये बहुत काम का टॉपिक है, आप लोगों को इसको जरूर मालूम रखना चाहिए। आई वुडंट से दैट दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट यस डेफिनेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे लोकेटेड है, क्या है, जो मैं आज भी क्लास की शुरुआत में आपको बता रहा था, व्हाई इज इट इन न्यूज दीस डेज, ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है बच्चे। सो प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स कम टू एडिटोरियल पेज। नाउ इंटरेस्टिंगली जब मैं क्लैट की आपसे बात करता हूँ, एलिट की आपसे मैं बात करता हूँ, या आजकल ज्यादातर जो एग्जाम्स की मैं बात करता हूँ, वो धीरे धीरे सब कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड की तरफ जा रहे हैं। क्लैट तो है ही उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि भाई आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ से आप लोगों को चीजें समझनी है, और उन चीजों को समझ के आप लोगों को आंसर्स देने होंगे। तो उसके लिए आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू शुड रीड as much as you can in newspaper to understand। अब पर इसका मतलब ये भी नहीं कि सर दिन में हम 4 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहें, ऑब्वियसली वो तो आप नहीं कर सकते हो। तो एक न्यूज़पेपर जैसे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस से कर रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस के रोज मैं आप लोग को बताता चलूंगा कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स एडिटोरियल में जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, आप लोगों के लिए काम के हो सकते हैं। आप बस उनको रीड करते चलिए, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दैट। उससे बियॉन्ड जाने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अननेसेसरली टाइम अपना किल करोगे। सो आज के में अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से रेलेवेंट हैं, एक तो रीड करिए टैरिफ टू एलपीजी अ शेप शिफ्टिंग क्राइसिस। न्यूज वाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट यस कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे हिसाब से आप लोग के लिए एग्जाम की नजर में ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है, द मेनी लिमिटेशंस ऑफ अ सोशल मीडिया बैन। इसको पढ़ो, ये मैंने कल के भी न्यूज़पेपर में आप लोगों को मार्क कराया था, आप लोगों को बताया था। ये क्यों काम का हो जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर आप लोग के पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, बच्चों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। भाई क्या न्यूज़ है ये? The Karnataka and Andhra government have announced their intention to introduce measures to restrict social media access for children below the ages of 16 and 13 years respectively, with lawmaking passed relating to internet and communications governance typically falling under the union list. It is unclear whether states can in fact regulate children's access to social media through legislation. अब इसका जो इनिशियल फर्स्ट लाइन मैंने पढ़ी है ना यहाँ तक की, ये आपके लिए न्यूज हो जाती है और उसके आगे जो है वो ओपिनियन हो जाती है ऑथर की। सो ये बेसिकली न्यूज क्या है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में स्टेट्स ने बोला है कि हम जो 16 साल या 13 साल के बच्चे हैं उनके नीचे एज के बच्चों को सोशल मीडिया यूज ही नहीं करने देंगे, बैन लगा देंगे। ये कहां से फॉलो करा जा रहा है? एक तो इसका सबसे अच्छा इंटरनेशनल एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये चीज करी जा चुकी है, बट ये क्यों करने की बात करी जा रही है? बिकॉज ये माना जाता है कि सोशल मीडिया के डेफिनेटली फायदे भी हैं बट उसके नुकसान ज्यादा हैं, एंड इट इज बिकॉज बच्चे इंप्रेशनेबल एज में होते हैं, तो नेगेटिव चीजें कई बार ज्यादा जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। और नेगेटिव चीजों का तो कई बार हम लोग मजाक में कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया तो गढ़ है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल आउट देयर। सो उसके लिए उसको कर्व करने के लिए कि बच्चों पे इल इम्पैक्ट ना आए, उनकी ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, इमोशनल ग्रोथ पे इल इम्पैक्ट ना आए, उसके लिए ये चीज इन स्टेट्स के द्वारा बोली गई। नाउ दिस इज अ डेवलपिंग न्यूज which you must follow, which you must understand over the period of time. So I would say read this article in entirety, it will help you. Next again कुछ articles मैं नहीं कहूँगा कि बहुत relevant है अपने लिए, आप ये article पढ़ सकते हो, this is an interesting article. Forces of martyrdom military lead charge in Iran. अब जैसे US and Israel on one side versus ईरान, ये चल रहा है आज की डेट में वॉर, हम सब लोगों को मालूम है, रोज हम न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। ये उससे रिलेटेड ही टॉपिक है, और कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर जो हम लोगों ने देखा था आयतुल्ला खमीनी जी थे, और उनके बाद अब उनके सन मुज्तबा खमीनी जी आए हैं, और कैसे वहां पे एक समझ ली, वैसे तो IRGC है, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, अगेन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ जरूरी नहीं है, बट किस तरीके से वहां पे फोर्सेस या मिलिट्री इस समय मैनेज कर रही हैं ईरान में चीजें, ये उससे रिलेटेड आर्टिकल है। रीड दिस, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स अ लिटिल बेटर। नेक्स्ट यू मे रीड दिस आर्टिकल, अगेन कॉम्प्रिहेंशन की नजर से मैं आपको बोलूंगा, बिकॉज सोसाइटी बेयर्स AI रिस्क। ये बात किस चीज की कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज द इन थिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, पूरी दुनिया जिस चीज की बात कर रही है, दैट इज
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। क्या उसको किसी तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है, क्या किसी तरीके से उसको रेगुलेट करा जा सकता है या करा जाना चाहिए? दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। रिलेवेंट फॉर अस, you must read this article. I would say you must read this article. Next news. Iran's new supreme leader is wounded and likely disfigured. अभी मैंने आप लोग को फ्रंट पेज पे भी बताया था, अभी भी बोला था, ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर कौन है भाई? मुज्तबा खमीनी जी। मुज्तबा खमीनी, ये मैं यहाँ पे मार्क भी करा देता हूँ आपको, ये रहे आयतुल्ला मुज्तबा खमीनी। रेलेवेंट नेम फॉर अस, ये क्लेम करा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कि जो वॉर चल रही है उसमें, ये अभी अभी बने कुछ ही दिन हुए, इनको भी हमले में इनको भी वूंड हो गई है, इन पे भी हिट करा है, यूएस के अटैक ने, इजराइल के अटैक से इनको भी चोट लगी है। सो चोट लगी है कि नहीं लगी, दैट इजंट वेरी रेलेवेंट फॉर अस, बट यस हिज नेम इज डेफिनेटली रेलेवेंट फॉर अस। इट मे बी इवन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स, तो नाम फॉलो करिए आप लोग। नेक्स्ट न्यूज पे अगर मैं चलूँ, आई वुडंट से दीज न्यूज, नेक्स्ट other news are very relevant for us, not very relevant for us. No, I wouldn't say it's about depth में हमारे आना चाहिए, they're too technical for us. That's it. I would say students, this is all for today. जो आज हम लोगों को डिस्कशन करना है इंडियन एक्सप्रेस का, जो हम लोगों को मार्क करना है या आप लोगों को नज़र से निकालना है। अगेन जैसे मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ बच्चे, बहुत डेप्थ में मत जाइए, एक्सेसिवली डेप्थ में न्यूज़पेपर पढ़ने की मत कोशिश करिए। अगर आपको कोई राय भी दे रहा है, इफ़ एनीबडी इज ट्राइंग टू मेक यू बिलीव कि नहीं जी बहुत करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, बहुत एक्सेसिव डेप्थ में जाना पड़ेगा, दैट इज ओनली क्रिएटिंग प्रेशर ऑन यू, उससे कोई मदद नहीं होगी। आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इफ़ यू फील कि अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, आप मेरे से रीच आउट करिए, मुझसे बात करिए, यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज 77068 93121, आई रिपीट 77068 93121, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ। आप लेक्स लोसाई क्लैट अकेडमी, जो थंबनेल पे भी आपको एक्चुअली सब लिखा मिल जाएगा, लेक्स लोसाई क्लैट अकेडमी, वी आर बेस्ड इन द सिटी ऑफ लखनऊ, गोमती नगर लखनऊ। आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कैसे तैयारी करना है, हाउ डू वी प्रिपेयर, कोई भी आप लोग को कंफ्यूजन हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, डू टॉक टू मी स्टूडेंट्स। अभी के लिए मैं क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। आई विल अगेन सी यू टुमारो विद टुमारोज न्यूज़पेपर। ऑल